नमस्कार। आज हम लोग उत्सर्जन एवं उत्सर्जन तंत्र की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि उत्सर्जन क्या है। आप जानते हैं हमारे सजीवों में विभिन्न चयापचयी क्रियाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, कुछ वर्ज्य पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं और उसको समय समय पर बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के समय क्या होता है, CO2 गैस बनता है और आप जानते हैं कि CO2 गैस जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, यानी लंग्स के द्वारा ये काम हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम लोग प्रोटीन जो लेते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है हमारे शरीर में और एमिनो अम्ल बनता है। तो एमिनो अम्ल और वे सारी कोशिकाओं में जाते हैं और वहाँ पुनः ये टूटते हैं और जाकर क्या बनते हैं और उनसे कुछ नए प्रोटीन बनते हैं। इसी दरमियान क्या होता है कि अमोनिया गैस बनता है। अब ये अमोनिया गैस अपने आप में बहुत ही विषैले हो जाते हैं शरीर के लिए। तो मानव और जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनमें एक प्रक्रिया के द्वारा, लीवर के द्वारा यानी हमारे यकृत के द्वारा उसको कम विषैले जटिल कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक यौगिक यूरिया में बदल दिया जाता है, लेकिन उसको भी निकालने की आवश्यकता होती है। तो यानी जो चयापचयी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, उनमें वर्ज्य पदार्थ बनते रहते हैं और उसी का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन को यदि हम परिभाषित करना चाहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार होगा। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें चयापचयी प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न वर्ज्य पदार्थों को बाहर को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये तो एक परिभाषा हो गई। अब बात होती है कि जो हमारे शरीर में अमोनिया गैस बनता है वो विषैला है। उसके बारे में मैंने बताया कि लीवर जो है उस अमोनिया गैस को तुरंत यूरिया में बदल देता है और यूरिक एसिड में बदल देता है। अब यूरिया और यूरिक एसिड नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हैं और ये हमारे शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत देर तक अगर रखते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे रक्त को दूषित करेगा और हो सकता है कि बाद में हम इसके कारण क्या हो, मृत्यु के शिकार हो जाए। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक तंत्र बना हुआ है। उस तंत्र में सर्वप्रथम है हमारा वृक्क। मानव उत्सर्जन तंत्र में अगर हम चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में आपको भी जानकारी है कि एक जोड़े वृक्क होते हैं जिनका शेप बीन के आकार का होता है। और आप देखते होंगे कि ये जो वृक्क हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं, इन किडनी की जो स्थिति होती है हमारे जो बैकबोन है उसके दोनों तरफ पृष्ठ क्षेत्र में, बैकबोन के पृष्ठ क्षेत्र में दोनों तरफ ये अवस्थित होते हैं। और हमारा जो दायां किडनी होता है वह
सॉरी, हमारा जो बायां किडनी होता है वह थोड़ा ऊपर होता है दाएं किडनी के बनिस्तर। अगर इसकी पूरे उत्सर्जन तंत्र की चर्चा हम लोग करें, इसकी बनावट को थोड़ी हम लोग देखें, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र में हम लोग इसकी बनावट को देख लेंगे तो हम उत्सर्जन किस प्रकार होता है उसके बारे में हमारी समझ बढ़ जाएगी। तो इसको थोड़ा हम लोग देखें। आपके सामने मैंने फिगर बना कर रखा है और इसको हम लोग थोड़ा सा समझें। यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो किडनी है, यानी दो वृक्क हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये शिरा है और ये क्या है, धमनी है। शिरा और धमनी दोनों किडनी से कनेक्टेड है। यहां पर केवल आपको दिख रहा होगा कि एक ही कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से चूंकि इसे हम दिखा नहीं सकते थे, दोनों तरफ ये धमनी से भी कनेक्टेड है, दोनों किडनी। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि एक मूत्रवाहिनी नली के रूप में नीचे उतर रही है और दूसरे किडनी से भी इसी तरह से दूसरी मूत्रवाहिनी नीचे उतर रही है। और यहाँ पर ये जो आप ब्लैडर देख रहे हैं, जिसको हम लोग यूरिन ब्लैडर कहते हैं, यानी मूत्राशय कहते हैं, यहाँ पर आकर वो इकट्ठा होता है। और नीचे जो आप देख रहे हैं जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, ये मूत्र मार्ग है। और जब हमें इच्छा होती है तब हम लोग क्या करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं। तो ये तो सिंपल संरचना हो गई, लेकिन अगर इसके अंदर, इसके इनसाइड को आप देख पाते तो उसमें पाएंगे कि एक्चुअली इसमें बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं। और ये पिरामिड की संख्या लगभग 16 से लेकर 17 होती है। और इन पिरामिडों में बहुत सारे नेफ्रॉन की इकाई होते हैं। अब कहेंगे आप नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन ऐसा इकाई है जिसमें ब्लड को छाना जाता है, यानी फिल्टर करने का जो एक्चुअल काम होता है वो नेफ्रॉन में होता है। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो सबसे पहले इस सरल आकृति को देख लें तो आप पाएंगे कि ये जो 16 से 17 पिरामिड है, इनमें बहुत अधिक नेफ्रॉन की इकाइयां होती हैं। जो नेफ्रॉन की इकाइयां, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्काणु कहते हैं, जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो फिल्टर करने के बाद जो ब्लड है वो फिल्टर होने के बाद ये सिरा से होता हुआ निकलता है, और जो फिल्टर हो चुका है वो फिल्ट्रेट जो है वो एकत्रित होकर इन नलियों के सहारे हमारे मूत्राशय में आकर जमा होता है। और जब हमें फील होता है कि अब हमको मूत्र त्याग की जरूरत है, तो हम लोग मूत्र मार्ग के द्वारा इसको समय समय पर उसका त्याग करते हैं। तो इस फिल्ट्रेट में होता क्या है, मूत्र में एक्चुअली 96% जल होता है और 4% ही ठोस होते हैं। और उस ठोस में भी 2% यूरिया होता है और 1 से 1.5% लगभग और सारी चीजें होती हैं उसमें। तो यूरिया हमारे शरीर में जो यूरिया है और यूरिक अम्ल है, उसको निकालने का यही एक तरीका है। और CO2 तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे भी निकाल देते हैं हम लोग ड्यूरिंग एक्सेलेशन, यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो ये तो हो गया उत्सर्जन तंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र आप इसी तरह से बनाएंगे और उसमें आप इन सब चीजों को नामांकित कर देंगे, आपको पूरे मार्क आएंगे। अब हम लोग बात करें कि जिस नेफ्रॉन की हमने चर्चा की थी कि वह किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर है। तो आपके सामने स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये कैप्सूल टाइप से, जिसको हम बोमेन सैम्पुट बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी संरचनाएं जो हैं वो एक्चुअली केशिका गुच्छ है, जिसको इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहा जाता है। केशिका गुच्छ है क्या? केशिका आप जानते हैं, केशिका की रक्तवाहिनी है जिसके दीवार क्या होती है, उसकी मोटाई होती है मात्र 1 कोशिका जितनी। और इसलिए, और ये जो आप देख रहे हैं 2 अभिवाही धमनिका, यहां जो अभिवाही धमनिका है वो एक्चुअली उसका व्यास थोड़ा क्या है, ज्यादा है। और अपवाही धमनिका जो इससे बाहर निकल रहा है उसका व्यास क्या है, कम है। तो होता यूं है कि धमनिका से जो रक्त आता है वो यहां से बड़े प्रेशर से बाहर की ओर निकलता है, क्योंकि इसकी व्यास क्या है, कम है।
उस प्रेशर से निकलने के कारण रक्त में जो भी चीजें हैं, जो थोड़ा प्रोटीन, ग्लूकोज, जल, वे सभी छन जाते हैं और छन कर एकत्रित होते हुए इस प्याले नुमा संरचना में, इस पंपुट में, कैप्सूल में जमा होते हैं। और यहाँ ये जो आपका मूत्र है वो यहाँ से होता हुआ, ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल से निकलता है। अब ये ट्यूब्यूल तो मैंने अकेले केवल दिखाया है, इसके चारों ओर बहुत सारे वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, जहां की पुनर्अवशोषण का काम किया जाता है। जितने भी जल होते हैं और ग्लूकोज होते हैं, वे सभी के सभी मूत्र का निर्माण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर के जरूरत के अनुसार यहाँ पर पुनर्अवशोषण होता है। यहाँ पर बहुत सारे रक्त केशिकाएं होते हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं इनसे सटे हुए, और वहां पर अवशोषण का काम होता है। और ये अवशोषण होने के पश्चात जो भी बचता है वही मूत्र का निर्माण करता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये नीचे की ओर आ रहा है, और ये जो स्मॉल छोटे व्यास वाली जो चाप आप देख रहे हैं, इसको हेनले का चाप कहते हैं, और ये ऊपर की ओर जाता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये संग्राहक नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें आकर ये जमा होता है। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, और तब जाकर वो मूत्र का निर्माण होता है। तो ये ऐसे 10 लाख वृक्काणु एक किडनी में होते हैं। सोचिए कितने फिल्टरिंग यूनिट आपके शरीर में हमेशा काम करता होता है। तो यहां पर आपके सामने 2 स्ट्रक्चर है, 2 फिगर है, एक मानव उत्सर्जन तंत्र और दूसरा वृक्काणु यानी नेफ्रॉन का है। अब इसको समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमारे शरीर से जो है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर किया जाता है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करें कि यहां पर जो अवशोषण का काम होता है वो आखिर क्या है, क्यों होता है। आप जानते हैं एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं परासरण, जिसको हम नाम देते हैं परासरण नियंत्रण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परासरण नियंत्रण यानी ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। परासरण नियंत्रण जो है ये एक इक्विलिब्रियम है, स्थिति है, जिसमें हमेशा कोशिका के अंदर जो द्रव है, और यानी कोशिका के अंदर का द्रव और रक्त में उपस्थित द्रव के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत होती है। और यह संतुलन बनता है यहां जो अवशोषण होता है उसी के द्वारा बनता है। और यह अवशोषण हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। और हार्मोन कहां से कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन से। यानी परासरण नियंत्रण जो है, जो कि कोशिका के अंदर जो द्रव है और रक्त में उपस्थित द्रव के बीच का जो संतुलन है वह नियंत्रित होता है यहां जो अवशोषण का कार्य होता है उसके द्वारा। और यह अवशोषण का कार्य एक हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, और वो हार्मोन हमारे मस्तिष्क के द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रकार परासरण नियंत्रण का कार्य जो है वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही अल्टीमेटली नियंत्रित होता है। और परासरण नियंत्रण क्या है तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी कुछ जंतु की अगर तुलना करें तो हमारे जो निम्न स्तर के जंतु हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा में जो भी वर्ज्य पदार्थ बनते हैं वो उनके सतह से क्या होते हैं, सीधे जल में मिल जाते हैं। अमोनिया भी बनता है, वो सीधे दूषित हो जाता है जल में। हमारे शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ बनता है उसके लिए विस्तृत तंत्र हमारे शरीर में उपस्थित है। इसी प्रकार और भी हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस है, उसके अलावा और आपके जो ऑर्थोपोडा है, इन वर्ग के प्राणियों में भी जैसे एनेलिडा है, इनमें भी उत्सर्जन का कार्य होता है। इन सब के लिए अलग अलग अंग बने हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें प्लेटिहेल्मिन्थेस में तो उनमें फ्लेम सेल्स हैं, उत्सर्जन के रूप में काम करता है। और इसी तरह एनेलिडा में भी आपके नेफ्रिडिया है, उस उत्सर्जक
अंग का काम करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी सजीव हैं उनमें कोई ना कोई अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं, क्योंकि अगर उत्सर्जन का कार्य नहीं होगा तो उनके शरीर में विषैले पदार्थों का जमावड़ा होगा और अंत में उन जो सजीव है वो मृत्यु के भी निकट जा सकते हैं, यानी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो बात हो गई जंतुओं में। अब हम लोग थोड़ी पौधों की बात कर लें, पादपों की बात कर लें। तो पादपों में भी जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें कोई विशिष्ट अंग इसके लिए नहीं पाए जाते। ये सबसे बड़ी बात है कि उनमें कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते। तो पादपों में जो वर्ज्य पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, अतिरिक्त जल जो जलवाष्प के रूप में होते हैं, ये तो सीधे रंध्र के द्वारा निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वे उनके विभिन्न अंगों से निकलते हैं, जैसे पत्तियां। जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो पत्तियों में संग्रहित होते हैं या उनके जड़ों में संग्रहित होते हैं, कुछ उनके छाल में भी संग्रहित हो जाते हैं, कुछ मृत कोशिकाएं होते हैं उनमें संग्रहित होते हैं, और एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वहां से वो बाहर निकल आते हैं। जैसे अब रेजिन है, गोंद है, टैनिन है, ये सारी चीजें जो हैं उनके उत्सर्जित पदार्थ हैं और वे उनके पत्तियों आदि में, आपने देखा होगा कि अगर पीपल का पेड़ तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ते हैं तो उसमें दूध जैसा निकलता है आपको, वो क्या है? वो उसका उत्सर्जित पदार्थ है। इसी तरह से बबूल के पेड़ में से गोंद निकलता है। लेटेक्स, आप जानते हैं कि लेटेक्स प्लास्टिक नुमा चीज है, वह भी क्या होता है? उत्सर्जित पदार्थ के रूप में ही निकलता है। और ये सारी चीजें जो है आप समझ जाएंगे कि पौधे जो है अपने उत्सर्जित पदार्थ को इन्हीं तरीके से निकालते हैं। उनके लिए कोई विशिष्ट अंग ऐसा नहीं है जैसा हम जंतुओं में देखा कि जैसे मानवों में देखा और कि किडनी होता है, ऐसा कोई विशिष्ट अंग उनमें नहीं होता। लेकिन वे भी अपने उत्सर्जित पदार्थ को निकालने के तरीके जानते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र है इसके बारे में हमने चर्चा की, जो आपके लिए लाभदायक होगा। क्लास 10 में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर विकाणु यानी नेफ्रॉन, उत्सर्जन तंत्र, इनका नामांकित चित्र, प्रासरण नियंत्रण क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त और मैंने बताया आपको कि कैसे कौन सा अंग जो है वो अमोनिया को बदल देता है यूरिया में और उसको कम विषैलक बना देता है। तो ये सारी जानकारी आपको आवश्यक है। आप क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, जो हमारे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का। थैंक यू।